मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। जी हाँ, आपके दिल में आज क्या क्या है, क्या नहीं है, सब के बारे में आज जिक्र करेंगे। कितने चैम्बर होते हैं, कैसे ब्लड के फिल्टर होता है, कैसे ऑक्सीजन आपके हृदय में आते हैं, कैसे CO2 को ले जाता है, कैसे मतलब एक एक चीज़ के बारे में, कैसे आपका हृदय जो है ब्लड को पंप करता है, एक एक चीज़ के बारे में जिक्र करेंगे। सो हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, स्वागत है आपका अपना चैनल मैथ्स बाय मनीष राज पर। तो अपना टाइम कुछ देर बनाए रखेंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। पहले की क्लास में हमने पढ़ा था धमनी और सीरा के बारे में, जिसमें हमने बताया था कि धमनी में शुद्ध रक्त बहती है और सीरा में अशुद्ध रक्त बहते हैं, जिसमें फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा अपवाद नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, एक थियोरिटिकल है, जिसको हम अच्छे से समझाए थे कि किस तरीके से उसमें अशुद्ध रक्त भी, धमनी होने के बावजूद भी उसमें क्यों अशुद्ध रक्त बहता है। हमने कल की क्लास में एक अच्छे तरीके से मतलब आपके सामने प्रस्तुत किए थे वो क्लास को। अगर आप वो क्लास देखे होंगे ना तो कहीं हो ही नहीं सकता है कि मतलब धमनी और सीरा से क्लास छूट, एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा। इसलिए आप शुरू से लेकर अंत तक क्लास को बनाए रखिए, A to Z चीज़ समझ में आएगा। जैसे कि आज मानव हार्ट के बारे में जिक्र करेंगे तो इसमें एक एक पार्ट को, एक एक चीज़ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप वीडियो को, जितना देर का लेक्चर जाए 30 से 40 मिनट से ज़्यादा सा लेक्चर नहीं जाएगा, आप इस वीडियो को बढ़िया से देख लेंगे, कहीं भी जाएंगे नहीं, भूले भटके नहीं, सिर्फ आप आवाज़ सुन लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए कान में, बस जिस तरीके से संगीत सुनते हैं उसी तरीके से सुनिए, और कुछ नहीं करना है, A to Z चीज़ याद हो जाएगा। और बढ़िया से समझेंगे कैसे आता है, कैसे क्या होता है, हृदय के बारे में बढ़िया से समझेंगे। चलिए फिर करते हैं आज का क्लास का श्री गणेश। चलिए, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ऊपर में सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के मतलब हुआ परिसंचरण तंत्र। परि मतलब होता है कि चारों तरफ घूमना, संचरण, संचरण मतलब ले जाना और लाना ही तो हमारा संचरण या ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो परिसंचरण के मतलब समझें, और सिस्टम मतलब परिसंचरण मतलब ब्लड के ट्रांसपोर्ट में जो जो भी ऑर्गन्स भाग लेंगे उसे ही हम कहते हैं सिस्टम। क्या हम बताए थे या नहीं बताए थे? कहीं से कोई दिक्कत परिसंचरण समझने में? परिसंचरण तंत्र, तो इस परिसंचरण तंत्र में मुख्य रूप से 3 चीज़ों को पढ़ना होता है। तीनों चीज़ों क्या क्या है देखते जाइएगा। पहला चीज़ आपको हार्ट के बारे में पढ़ना होता है, ह्यूमन हार्ट के बारे में। देखिएगा, बताएंगे, अभी सिर्फ बता रहे हैं, थोड़ा सा बेसिकली बातें को जान लीजिए, उसके बाद मेनली क्लास पे आएंगे। बेसिक सी बातों को सबसे पहले जान लीजिए। तो जैसे कि आता है कि ह्यूमन हार्ट, क्या सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मानव हृदय के बारे में, या आप बोल सकते हैं जनरली भाषा में हम लोग उसको दिल बोलते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल नाम क्या है उसका? हृदय, हार्ट, ठीक है। उसमें फिर पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। किसमें? सर्कुलेटरी सिस्टम में हमको भी पढ़ना होगा क्या चीज का बारे में? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, वेसल्स मतलब होता है नलिकाएं, बोले तो पाइप, एक पाइप। इसमें क्या होता है, किसी चीज में अगर पानी जाता है तो उसको बोलते हैं पाइप, लेकिन किसी चीज में अगर खून जाता है तो उसको हम बोलते हैं वाहिनिकाएं या वेसल्स, या वेसल्स। वेसल्स वो चीज होता है जिसमें इस तरीके से होल होते हैं और आसान से कोई भी चीज आ और जा सकता है, उसे ही हम वेसल्स कहते हैं। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पहला जो पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट, दूसरा पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स, तीसरा पढ़ेंगे ये ब्लड वेसल्स का रक्त वाहिनिकाएं नाम होता है, जिस लिख देते हैं हिंदी, अच्छा लिख देते हैं, देखिए रक्त वाहिनी, अरे यार क्या है, वाहिनिकाएं, रक्त वाहिनिकाएं, ठीक है, रक्त वाहिनिकाएं। देखिए
अब यहाँ पे तीसरा जो हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड में किस तरीके से आपके शरीर के अंदर के ब्लड के अंदर CO2 को लाया जाता है और कैसे फिर जो है ब्लड को किस तरीके से फिल्टर करके ऑक्सीजनेट करके आपका फिर नसों को भेजता है, उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। चलिए अब हम आते हैं, अब इसके बारे में कोई दिक्कत? सर्कुलेटरी सिस्टम में कितने चीज को पढ़ेंगे? 3 चीज को, ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स और तीसरा हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि कैसे आपका हृदय जो है ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हो गया। देखिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट अब स्टार्ट होता है आपका, यहां से देखिएगा अब जरा। ह्यूमन हार्ट में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें हार्ट के बारे में पूरी तरीके से हृदय क्या है, उसमें क्या क्या होता है, उसके बारे में जो जिक्र और या अध्ययन करते हैं उसे हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। ध्यान से सुनते जाइएगा। सिर्फ हार्ट को जिसके बारे में टोटल चीज को अध्ययन करवाता है वो हमारा क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है। अब जो है ये हार्ट जो है हार्ट से संबंधित डॉक्टरों जो इलाज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। जिस तरीके से आपकी ब्रेन की अगर जो इलाज करते हैं डॉक्टरों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूरोसर्जन बोलते हैं। ब्रेन में क्या हमारा छोटा छोटा नस, उसके बारे में जो भी जिक्र मतलब कैसे क्या हो जाता है नहीं हो जाता है, वो ब्रेन चैप्टर में हम पढ़ाएंगे। तो जो डॉक्टर ब्रेन से संबंधित अगर किसी चीज का इलाज करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं न्यूरोसर्जन। उसी तरीके से हार्ट के बारे में अगर कोई डॉक्टर अगर उसका इलाज करते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजी में अध्ययन किए, कार्डियोलॉजिस्ट लग गया तो फिर डॉक्टर उसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्या कोई दिक्कत यहां तक? चलिए कहीं नहीं। अब आते हैं मुख्य रूप से हार्ट क्या है? हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। हार्ट जो है क्या सर्कुलेट ही तो करता है। हृदय जो हमारा है एक तरफ से गंदे खून को लाकर और एक तरफ से साफ करके पूरे शरीर के ऑर्गन्स को बढ़िया से संच करता है। तो इसे एक तरीके से हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन। सर्कुलेटरी ऑर्गन मतलब समझ गए? सर्कुलेट करता है ब्लड को आपके पूरे शरीर में, इसलिए हार्ट होता है सर्कुलेटरी ऑर्गन। कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट में पढ़ेंगे हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट जो है ऐसे करके आप सुने होंगे, ऐसे कनमा पर लगा के सुनिएगा तो फुचुक 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 भुकुर भुकुर करते रहता है। तो हार्ट जो होता है पंप करता है। मतलब हार्ट जो आपका है पंपिंग ऑर्गन है। हार्ट जो आपका है पंपिंग ऑर्गन है। ऐसे करके दे देगा हार्ट इज आ, हो सकता है ऑप्शन में एक दे देगा, 3 गो अलग डिफरेंट रहेगा, तो उसमें आप क्या मारेंगे? हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। समझें? अब आता है हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर मतलब होता है कि हार्ट जो है हमारा मांस से बना होता है। क्या हार्ट में हमारा कहीं भी बताइए हड्डी जैसा लगता है? कभी भी बकरी पठरू का अगर आप लेते होंगे ना तो उसका हृदय को दाबिएगा तो पुल पुल करेगा। कहीं भी हड्डी रहता ही नहीं है। कहीं भी हड्डी नहीं रहने के कारण टोटल का टोटल मांस होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? मस्कुलर ऑर्गन। क्या बोलते हैं? मस्कुलर ऑर्गन बोलते हैं। जैसे कि आपकी ये टंग्स हो गई, ये जीभ भी है, मस्कुलर ऑर्गन में ही आएंगे। क्या आपके जीभ में हड्डी है? क्या है? देखिएगा जरा, हो सकता है हड्डी हो, नहीं हड्डी है। मस्कुलर ऑर्गन हमारा क्या है? जीभ भी हमारा मस्कुलर ऑर्गन ही है, क्योंकि इसमें भी हमारी हड्डियां नहीं पाई जाती। ये भी प्योर मांस की बनी होती है, कोई मिलावट नहीं होता है। उसी तरीके से हम ह्यूमन हार्ट की वेट की बात करते हैं तो जनरली आपको वयस्क मानव में 300 ग्राम के आपका हार्ट देखने को मिलेगा। कितना ग्राम का? 300। जैसे कि हम अपना देखें तो 300 ग्राम से कुछ 19-20 हो सकता है, वो हम बता रहे हैं। जैसे कि 300 ग्राम आपको अगर देखा जाए, क्वेश्चनों अगर पूछे और डायरेक्ट बोल दे कि हार्ट जो है कितने ग्राम का होता है, तो आप 300 ग्राम टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन वही टेढ़ और फरिया के पूछे कि बताइए ह्यूमन हार्ट मेल का वजन कितना होता है, मतलब जो पुरुषों का ये हार्ट जो होता है, पुरुषों का जो हार्ट होता है उसका वजन कितना होता है,
तो आप बोलेंगे 280 से 340 ग्राम तक होता है। कितना? 280 से 340 ग्राम तक। लेकिन अगर वही महिला में पूछे तो 230 से लेके 280 ग्राम तक होता है। अब किन्हीं किन्हीं को लग रहा होगा कि पुरुषों को तो भाई 280 से 340 ग्राम मतलब बड़ा कहीं को दिल है, इसमें 4-5 वो अट जाता होगा। नहीं, ये जो आपका दिल बड़ छोट होने का कारण जो होता है, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का वेट जो होता है कम होता है, इसलिए उसका दिल भी बेचारा को इतनी वो होता है। अब पुरुषों का वजन देखो, अगर तो कोई तो तराजू पर खड़ा होगा तो डायरेक्ट 100 के पार कर जाएगा, और लड़की अगर खड़ा होती है तो 30 किलो 25 किलो, तो उसी के अनुसार ना उसका दिल रहेगा, और उसी के अनुसार ना उसका शरीर में ब्लड रहेगा, और उसी के अनुसार ने ब्लड को पंपिंग करेगा हमारा हृदय। समझे? तो ये जो हमारा हृदय का वेट होता है मनुष्य के वजन के अनुसार होता है। समझे? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? हाँ, लेकिन वही अगर इन्फेंट चाइल्ड बोल दे, इन्फेंट चाइल्ड मतलब होता है जन्म लेते ही बच्चों, जैसे कि तुरंत जन्म लिया कोई बच्चा, अब उसका हृदय की बात करें तो बताओ, अभी जन्म ही लिया है, वो तो इत्तुसु होवे करता है, बच्चा इत्तुसु होवे करता है, तो बताओ 280 से 340 ग्राम तक हृदय रहेगा? नहीं, जरी वो तो बच्चे होता है। तो उसका वजन जो आपका देखा गया है ऑन एवरेज देखा गया है 20 से 25 ग्राम तक उसका मतलब एवरेज होता है। क्या? इन्फेंट चाइल्ड, जो तुरंत बच्चे जन्म लेता है, उसकी अगर हृदय की बात करें तो 20 से 25 ग्राम होता है। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, अब यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अब इसको डिलीट करें। देखिए, चलो अच्छा, पहले अब है बगल में जगह, न है जगह, रुकिए। जैसे कि अब इसके हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन मतलब स्थान, कि हमारा हृदय जो होता है आखिरकार ये होता कहाँ पर है। ये भी बात है कि हाँ भाई, ये जो हमारा हृदय है, ये जो हमारा दिल होता है, ये होता कहाँ है। तो देखिएगा, हम चित्र के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखिए, जैसे कि ये हमारा फेफड़ा हो गया, ये हमारा फेफड़ा हो गया, ये हम फेफड़ा के बारे में ये समझिए, ये फेफड़ा आपका है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका फेफड़ा हो गया। ये फेफड़ा जो आपका है, ये फेफड़े के बीच में ये जो आपकी स्थान यहाँ पे दिखेगी, ये वाला जो स्थान होता है, ये वाला स्थान को, बीच वाले स्थान को हम क्या बोलते हैं? मीडिया स्टेनम बोलते हैं। मीडिया स्टेनम कहते हैं। ये चेस्ट कैविटी मतलब छत्र गुहा जिसको बोल सकते हैं आप। यहीं पे आपके लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड थोड़ा सा धंसा हुआ रहता है, और यहीं पे आपका दिल होता है। मतलब लेफ्ट साइड में आपका धंसा हुआ रहता है, यही आपका दिल होता है। मतलब अगर हम बोलें लोकेशन की बात करें तो क्या बोलेंगे? लेफ्ट साइड हमारा फेफड़े की ओर धंसा हुआ रहता है। अगर फेफड़े की ओर बोले लेफ्ट साइड कितना धंसा हुआ रहता है, तो हम बोलेंगे 70 से लेके 80%, 75 से लेके आप बोलिएगा 80% तक हमारा जो होता है, 75 से लेके 80% तक हमारा क्या होता है? लेफ्ट साइड ही झुका रहता है। अब बीच में 10 से 15% तक झुका रहता है, और थोड़ा बहुत इधर रहता है। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी मतलब लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट साइड जो आपका होता है, कितना होता है तक झुका रहता है आपका? 75 से लेकर 80% तक इधर आपका रहता है। 15 से लेकर कितना? 20% तक रहता है। 25 से लेकर 20% तक ई साइड रहता है। ठीक है, यानी मीडिया स्टेनम में रहता है। तो हम डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि हमारा जो हृदय होता है, मीडिया स्टेनम का जो जगह है, मीडियम स्टेनम के उधर लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है? मतलब यानी चेस्ट कैविटी में हमारा क्या होता है? हृदय होता है। ऐसे तो बाएं पक्ष में कोई भी बोल देता है हमारा दिल किधर है, तो लेफ्ट साइड डायरेक्ट बोल देते हैं। लेकिन फेफड़े को थोड़ा सा धंसा हुआ भाग रहता है, थोड़ा सा मतलब कितना? 75 से लेकर 80% तक हमारा लेफ्ट साइड को फेफड़ा में धंसा हुआ रहता है। कुछ परसेंट मीडिया स्टेनम में रहता है, कुछ परसेंटेज। चलिए, समझ गए बातों को यहाँ तक कि इसके लोकेशन के बारे में जान गए। चलिए, अगर आपका इसका शेप की बात करें तो इसका शेप जो होता है ना हमारा दिल का हमारा शेप जो होगा, अगर कोई बोले जिक्र करके, तो मुट्ठी के आकार का होता है। इस तरीके से आपका दिल होता है, इस तरीके से आपका दिल होता है, इस तरीके से आपका दिल होता है। मतलब आपको डायरेक्ट बोलेगा कि किस आकार का आपका दिल होता है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे फिस्ट आकार का, मतलब मुट्ठी के आकार का आपका होता है। समझे बातों को? चलिए, हो गया अब यहाँ तक। अब हटाते हैं इसको। देखिएगा, अब हम आते हैं पूरी तरीके से, हम अब समझते हैं किसके बारे में? अब हम पूरी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से आपके हृदय में ब्लड को पंप किया जाता है।
कैसे करके ब्लड आते हैं और कैसे ब्लड जाते हैं, वो सब चीज के बारे में अब जिक्र करेंगे। एक चलिए अब हम जानते हैं हृदय में चैम्बर के बारे में। चैम्बर हमारा जो होता है कमरे की तरह, रूम की तरह, तो मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे हृदय में 4 रूम बने हुए हैं और उसी रूम को क्या बोलते हैं, हृदय मतलब चैम्बर कहते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मछली की बात करें तो मछली में 2 चैम्बर होते हैं। चैम्बर के ऊपरी हिस्सों को बोलते हैं मतलब एट्रियम, नीचे वालों को बोलते हैं वेंट्रिकल। एट्रियम का मतलब होता है आलिंद, नहीं लिखे हैं हिंदी में, आलिंद क्या होता है, आलिंद होता है। और नीचे वाला का मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल का मतलब निलय। लेकिन जनरली बात आती है अट्रियम में, अट्रियम को हम एक तरीके से रिसीवर भी कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम पंप कह सकते हैं, डायरेक्ट पंपिंग लिख सकते हैं इसको, पंपिंग। देखिएगा तो मछली में कितने चैम्बर, 2 चैम्बर, एक आपका ऊपर वाला मतलब क्या आलिंद और एक निलय, मात्र 2 तो चैम्बर होता है। फिर अगर सरीसृप की बात करें तो सरीसृप और उभयचर की बात करें तो इसमें 3 चैम्बर होते हैं। चैम्बर का इसमें 3 चैम्बर होते हैं। देखिएगा उभयचर का मतलब ना, उभयचर का मतलब वो होते हैं जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, जैसे कि मेढक। और सरीसृप जो रेंगने वाला हो जाते हैं उसमें 3 चैम्बर होते हैं। देखिएगा सबसे पहले ये वाला जो आपका हो गया ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं, आलिंद। तो ऊपरों वाला 2 भाग में बट गया तो इसको क्या बोल देंगे, दायां आलिंद, इसको क्या बोल देंगे, बायां आलिंद। और नीचे वाला तो डायरेक्ट क्या हो गया, नीचे वाला तो डायरेक्ट खड़े निलय ही हो गया, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। लेकिन अब अगर मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। अब वो 4 चैम्बर, पहला चैम्बर देखिए इधर से होता है जिसमें आपका ब्लड एंटर करता है। तो अगर बोले कि ब्लड किसमें एंटर करता है तो सबसे पहला हम समझाने के लिए छोटा वाला ऐसा ही करके दिल बना दिए हैं ताकि बढ़िया से साफ साफ दिखे, इधर गांजुर गुंजुर ना हो जाए। तो सबसे पहले ब्लड जो हमारा इंटर करता है ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, आलिंद, डायरेक्ट इधर लिख देते हैं आलिंद। तो ये वाला हो जाएगा दाया आलिंद, ये वाला हो जाएगा बायां आलिंद। तो सबसे पहले हमारा अगर पूछे कि सबसे पहले हृदय में ब्लड कहाँ इंटर करता है तो कहाँ करता है, दायां आलिंद में। और दाया आलिंद के बाद इसमें आके ब्लड नीचे गिरता है जिसे हम इसको क्या बोल देंगे, दायां निलय, मतलब क्या, दायां निलय, इसको क्या बोल देंगे, दायां निलय। और फिर इस दायां निलय से एक फेफड़े में नली गई हुई होती है, फेफड़े में नली गई होती है जिसे हम कहते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम वो वाल्व को इसमें बताएंगे, यहाँ पे नहीं बताते हैं, समझ में नहीं आएगा, फिर इसमें बताएंगे। देखिए अब डायरेक्ट समझिए कि यहाँ से एक दायां निलय से एक नली गई हुई होती है और वो नली से फिर डायरेक्ट गिरता है किसमें, आलिंद में गिरता है। ये क्या हुआ, यहाँ पे जैसे फेफड़ा आ गया, यहाँ पे जैसे कि ये फेफड़ा है, ये फेफड़ा में ब्लड गया और फिर ये फेफड़ा ब्लड लेकर इसको फिर भेज दिया किसको, आलिंद को भेज दिया। और फिर आलिंद क्या किया, इसके नीचे गिराया ब्लड यहाँ पर ही, और फिर यहाँ से एगो पाइप गया हुआ रहता है, इससे पूरा बॉडी में ब्लड चला जाता है। समझे यहाँ तक बात। अब आते हैं फिगर के जरिए समझते हैं, मेन फिगर में समझते हैं क्या होता है। देखिएगा सबसे पहले आपका शरीर में एंटर जो ब्लड करता है वो महाशिरा से करता है। देखिएगा महाशिरा, इसको कहते हैं महाशिरा। ये लो आपका ब्लड वेना कावा से एंटर कर गया, वेना कावा से आपका ब्लड आ गया। वेना कावा से जैसे ही ब्लड एंटर करता है तो जैसे ही थोड़ा सा इसमें ब्लड आता है तो इसमें एगो गेट लगा हुआ रहता है जिसको हम वाल्व कहते हैं। इस पे 3 जैसा, ऐसा 3 गो जैसा रहेगा। तो इस जो वाल्व है, वाल्व एक तरह से गेट की काम करता है। लेकिन गेट भी नहीं बोल सकते हैं, ये क्या होता है, गेट भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि गेट के अंदर तो आप जाएंगे तो निकल भी सकते हैं खोल के। ये एक तरीके से देखिए, आप पाइप अगर साइकिल में हवा डालते होंगे तो वैक पिन लगाते होंगे, वैक पिन मतलब जिससे हवा डालते हैं। तो आज वाला भल चाइनीज वैक पिन आ गया है, उस टाइम थोड़ा सा इतनी उसको पंप डाल के उसमें कस कैसे करके डाल देते थे और फिर डाल के ऐसे करके कस के हवा देते थे। तो सिर्फ जब हवा भरते थे तो चक्का में डायरेक्ट हवा सिर्फ जाता था ट्यूब में और बाहर निकलता था नहीं, बाहर आने वक्त वो क्या हो जाता था, खुद ब खुद बंद हो जाता था। लेकिन जब इधर से प्रेशर से हवा मारते थे तो खुल जाता था।
तो ये जो है एक तरीके से समझिए कि ये वैक्यूम, ये दरवाजा ही बोलिए, ये दरवाजा की काम करता है। जैसे ही इस दरवाजा में आपका ब्लड आ गया तो बताइएगा, जब महाशिरा से ब्लड आ रहा है तो क्या यह आपका शुद्ध ब्लड है? नहीं। हम धमनी शिरा में बताए थे कि जो हमारी शिरा में ब्लड बहती है वो अशुद्ध बहती है। अपवाद में बताए थे फुफ्फुस, फुफ्फुस क्या? शिरा में शुद्ध रक्त बहती है। तो सबसे पहले हमारा ब्लड किस में एंटर कर गया? ये आपका दायां आलिंद में एंटर कर गया। दायां आलिंद में एंटर करने के बाद इसको बोला कि खोलना, गेटवा खोलना, हम दुआरिये पर खड़ा रहे हैं। तो उसके बाद ये वाला क्या करता है? खुल जाता है गेट। गेट खुलने के बाद ये किस में गिरेगा? दायां, किस में गिरेगा? दायां निलय में गिरेगा। ब्लड किस में गिरेगा? दायां निलय में गिरेगा। और दायां निलय में गिरने के बाद ये वाला जो है निचली हिस्सा ऐसे करके पंप करता है। तो पंप जैसे ही करेगा तो बताइएगा ये वाला ऐसे करके ऊपर उड़िया जाएगा, ये वाला बंद हो जाएगा। अब बंद हो जाएगा और फिर देखिए यहाँ से एक जो होता है फेफड़े की ओर नली गई हुई होती है। फेफड़ी की ओर जड़ी नली गई हुई होती है, क्या गई हुई है ना? तो इसको हम बोलते हैं, फेफड़े को बोलते हैं फुसफुस। क्या बोलते हैं? फुसफुस। फेफड़े को हम बोलते हैं पल्मोनरी। तो पल्मोनरी, तो ये जो भी हमारा वाल्व है तो इसको हम बोल देंगे पल्मोनरी वाल्व। तो जैसे यहाँ से पंप किया तो ये वाला जो वाल्व हमारा ट्राइकॉस्पिड वाल्व है बंद हो जाएगा, और ये वाला जो आपका वाल्व है, कौन वाल्व? पल्मोनरी वाल्व खुल जाएगा और सड़क से फेफड़ा में चल जाएगा। फेफड़ा में काहे ले जा रहा है? अभी तक आपका जो भी ब्लड आ रहा है वो शुद्ध आ रहा है, किसमें? क्योंकि वो ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं है। तो जैसे ही फेफड़े में भेजा ही निलय, तो फेफड़े में जाके फिर ऑक्सीजनेट ब्लड हो गया। ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेट हो गया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन चला गया। ब्लड जब ऑक्सीजन ले लिया तो फिर क्या किया कि अब फिर वहां से रास्ता से निकल गया और उस रास्ते से फिर होकर फिर यहां से एंट्री मार दिया। तो जब फेफड़ा से फिर जब इधर एंट्री मारता है, फिर जब फेफड़ा से ब्लड आया तो फेफड़ा से जैसे ही ब्लड अब निकलेगा तो उस शुद्ध ब्लड होगा। तो शुद्ध ब्लड होगा तो ई वाला जो हमारी नली आएगी, ई सीरा होती है, ये हमारा क्या होगा? सीरा होगा। तो देखो यहाँ पे जैसे कि हमारा फेफड़ा है, अभी फेफड़ा से ब्लड निकल के इस सीरा में एंट्री कर रहा है। तो यहाँ से तो ब्लड ले लिया, तो बताओ ब्लड जब ले लिया तो इस नली से अभी जा रहा है, तो अब यहाँ से तो ये नली में शुद्ध रक्त जाएगा। अब तो शुद्ध रक्त जाएगा, इसीलिए बोलते हैं फुसफुस सिराए में हमारा क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। फिर यहाँ से आपकी शुद्ध रक्त किस में गिरेगी? बायां आलिंद में। फिर बायां आलिंद में गिरेगा, फिर ये गेट खुलेगा। इस गेट को बोलते हैं डाइकॉस्पिड। क्या बोलते हैं? डाइकॉस्पिड वाल्व। अब इसके नीचे गिर गया, ब्लड गिर गया। अब ये इसके नीचे ब्लड जैसे ही गिरेगा, गिरने के बाद ये फिर कस के मारेगा, ये ताकत से मारेगा, हचाक दबर मारेगा, पंपिंग करेगा ब्लड को। और जैसे ही ये पंपिंग करेगा, ये वाल्व क्या हो जाएगा? ये वाल्व क्या? ये एरोटिक वाल्व होता है, इसको हम कहते हैं एरोटिक वाल्व। ये वाल्व के बारे में भी जान लीजिए, ये होता है एरोटिक वाल्व, ये होता है एरोटिक वाल्व। अब जैसे ही ब्लड आया महाशिरा से गिरा किस में? बायां आलिंद में। और बायां आलिंद से फिर किस में गिर गया? बायां निलय में। और बायां निलय कस के हचाक दबर पंपिंग किया। अब पंपिंग करने के बाद ये वाला क्या हुआ कि जब हवा से करके मारा तो ये वाला ऊपर बंद हो गया। फिर ब्लड आपका ये महाधमनी की ओर, आपकी पूरी शरीर की ओर चला जाता है। तो सुनिएगा, जब आपका प्रेशर यहां से, जब यहीं से प्रेशर कस के हचाक दबर मारता है, बहुत मतलब ये आपका राइट है, राइट की अपेक्षा लेफ्ट वाला पंपिंग कस के करता है। क्योंकि पंपिंग कस के इसलिए करता है क्योंकि अगर पंपिंग कस के नहीं करेगा तो ये वाला जो महाधमनी होता है ये पूरे शरीर के हर एक अंग को ले जाता है ब्लड। तो ये धीरे से हुचुक दबर पंपिंग करेगा तो कहीं भी पहुंच पाएगा? शरीर के सारे अंग को पहुंच पाएगा ब्लड? नहीं पहुंच पाएगा। अब देखिए, सोचिएगा बायां वाला में काहे नहीं होता है? तो बायां वाला आपका फेफड़ा में जाता है ब्लड। तो बायां वाला जैसे ही कस के आपका पंपिंग किया तो फेफड़ा को चोट लग जाएगा। डायरेक्ट ये कस के हचाक पर पंपिंग मारेगा, किसमें चल जाएगा? चोट लग जाएगा, आपका चोट फेफड़ा को लग जाएगा। अब फेफड़ा को डैमेज जैसी हो जाएगा तो सांस लेने में भी दिक्कत हो जाएगी। तो बताइए क्यों कमजोर होती है? इसकी मतलब जो होती है
ये आपकी दाएं वाली जो अलिंद और दाएं वाली आपकी जो निलय होती है कमजोर क्यों होती है, समझ में आया? क्योंकि जब यहां से पंप करता है तो फेफड़े में जाता है, लेकिन जब ये यहां से पंप किया, यहां से पंप किया तो उसको पूरा शरीर के सारे अंग को ले जाना है। जब यहां से पंप करता है तो सबसे पहले महाधमनी मतलब मोटे वाले के पास जाता है, मोटा वाला पाइप के, फिर धमनी, फिर छोटी धमनी, उसके बाद केशिका में जाती है ब्लड, जाती है ना ऑक्सीजनेट, सारे ऑक्सीजनेट ब्लड जाती है। अब वहां से क्या होगा, सारा ब्लड निकल गया। अब समझ गए यहां तक? इसकी चदरें ये जो होती है इसकी अपेक्षा इसकी मांसपेशियां काफी मोटी होती है। अब काफी मोटी इसका रहने का मेन कारण क्या हो गया कि यहां से जो होती है हमारी क्या है, हचाक ये कस के मारता है, एकदम पूरा हड़ाया कोचा है, कोच लेता है धर के, तो ये मजबूत होगा तब ना। अगर ये कमजोर रहा तो जैसे ये प्रेशर कस के पंपिंग करेगा फट जाएगा। तो इसीलिए इसके लिए आपका दिया गया है क्या, मतलब इधर दायां निलय की अपेक्षा बायां निलय की मांसपेशियां क्या होती है, मजबूत होती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, उस क्वेश्चन को जानिए। सबसे पहले हृदय में ब्लड कहां आती है, सबसे पहले तो सबसे पहले किस में आता है, दायां आलिंद में आता है, जो कौन होता है, अशुद्ध रक्त होती है, जिसमें जो ऑक्सीजनेट नहीं होता है। उसके बाद एक होता है ट्राइकॉस्पिड वाल्व को पार करके किसमें गया, दायां निलय में गया। फिर दायां निलय आपका पंप किया, अब पंप करने के बाद फिर किधर चल गया, फेफड़ा में गया। क्यों गया, फेफड़ा में ऑक्सीजनेट होने के लिए गया। फिर ऑक्सीजनेट होके हचाक दबर फिर किस में आया, फिर फेफड़ा ऑक्सीजनेट करके आपका किसको दे दिया, महाशिरा को, महाशिरा में गिराया। फिर ये वाला डाइकॉस्पिड वाल्व खुला, वाल्व खुलने के बाद किस में गिरा आपका, फिर ब्लड आपका गिर गया बायां निलय में। फिर बायां निलय में कस के पंपिंग किया और पूरे शरीर को छितरा दिया, आपका ब्लड एक एक अंग तक पहुंच गया। समझ गए पूरा प्रोसेस? तो किसमें अगर शुद्ध जाता है, किसमें अशुद्ध जाता है, टोटल पता चल गया आपको। देखिए अब जो है ये वाला जो मांसपेशिया की अगर बात करें, ये वाला जो ये ऊपर वाली जो मांसपेशिया ये वाला दिख रही है, ये जो आवरण है हार्ट का जो आवरण है, इस आवरण को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के भी दो भाग होते हैं, एक होते हैं एक फाइब्रस होता है जिसे हम रेशेदार कहते हैं। फाइब्रस आपका देखिए रेशेदार जो भाग होता है, ये वाला जो ऊपर से ये जो भाग होता है ना, ये रेशेदार होता है। और ये वाला जो होता है सिरोस जो होता है, ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये फाइब्रस है। इसके ऊपर वाला जो है, ये दो लाइन दे दिए हैं, बीच में रंग दिए हैं भल, ये वाला ऊपर से जो है ये फाइब्रस हमारा है, और ये जो नीचे से ये वाला ऐसे ऐसे रहता है ना, वो हमारा होता है सिरोस होता है। लेकिन अगर पूरे की बात करें तो पूरे की जो हमारी हृदय की चारों तरफ से मांसपेशियां लगी होती है वो पेरिकार्डियम, उसको क्या कहते हैं, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। पूरी मांसपेशियां जो लगी रहती है उसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। चलिए अब कोई दिक्कत यहां तक समझने में, कहीं से भी कोई तरीके से समझने में? अब देखिए, अब किसी का सुने होंगे, अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो हमारा होता है, यहाँ पे जो हमारा होता है एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला साइनम एंट्रियम नोड इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइनम एंट्रियम नोड, साइनम एट्रियम नोड। ये साइनम एट्रियम नोड का ये काम है कि ये जो भूख देख, आप गौर से सुने होंगे तो ये इस तरीके से आवाज आती होगी। देखिएगा आपको कुछ आवाज होता है, लबडब का आवाज आता है, देखिए आता है ना लबडब का आवाज। तो ये लबडब की जो आवाजें हैं, देखिएगा अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक साइनम एट्रियम नोड होता है। इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक यहाँ पे मशीन जैसी लगी होती है, भगवान एक मशीन लगा के भेजे हैं, क्या, साइनम एट्रियम नोड। साइनम एट्रियम नोड का ये काम है कि आपके हृदय को लबडब करना। इस तरीके से जो लबडब की आवाज आती रहती है, इसी से आती रहती है, इसी का काम है। किसी में सुने होंगे, किसी का ये जो होता है साइनम एट्रियम नोड ही खराब हो जाता है। तो साइनम एट्रियम नोड जैसे ही खराब हो जाएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक पेसमेकर की मशीन लगा दी जाती है, जिससे आपका लबडब करते रहे, आपका हृदय का संचरण अच्छी तरीके से होते रहे। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला बाहर से आपको लगा दिया जाता है। समझ गए?
कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? लब डब, लब डब, लब डब की आवाज कब आती है? इसी के वजह से बोलेगा कि ये लब डब धक धक जो करता है ये किससे होता है, तो हम लोग डायरेक्ट बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाला एक जो होता है यहाँ पे कुछ लगा हुआ रहता है, कहाँ के पास? वेना कावा के पास लगा हुआ रहता है साइनम एट्रियम नोड। साइनम एट्रियम नोड ही है जो हमारे क्या होता है, लवडब 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 जो भूक भूक होता है उसको मतलब इलेक्ट्रिक जनरेट करके इसे धक 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 करते रहता है। समझ गए बातों को? चलिए अब बातें आती है, देखिए ये बायां, ये जो आपका ये बायां है, इधर जो ये बायां ना है आपका, ये बायां जो है निलय की मांसपेशियां काफी मोटी होती है। दायां निलय की अपेक्षा बायां निलय की मांसपेशियां काफी मोटी होती है। समझ में आ गया यहाँ तक बातों को? देखिए चलिए यहाँ तक समझने में किसी तरीके से कोई दिक्कत? कहीं नहीं दिक्कत होगा। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में हम जिक्र कर देंगे, बढ़िया से जिक्र कर देंगे ट्रांसप्लांट के बारे में। अभी जिक्र नहीं करते हैं, कल की क्लासों में हम ट्रांसप्लांट के बारे में अच्छे से जिक्र कर देंगे कि आपका हृदय का ट्रांसप्लांट कैसे होता है। चलिए तो फिर आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।